Hello everyone, welcome to the core classes. Today is 12th December 2023 and like every day मैं हूं आपके साथ some current affairs topics को लेकर. These topics are arranged as per the syllabus prescribed by UPSC but as all of us know हम सब जानते हैं कि ये सारे टॉपिक किसी भी एग्जाम के लिए या हमारे अवेयरनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, सो दीज आर द टॉपिक्स. लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट टॉपिक ऑफ टुडे. फ्रेंड्स, ओडिशा का एक डिस्ट्रिक्ट है भद्रक, जहाँ पर भीतरकनिका नेशनल पार्क भी है और यहाँ से करीब 150 किलोमीटर की डिस्टेंस में बे ऑफ बंगाल में एक आइलैंड है जिसका नाम पहले हुआ करता था व्हीलर आइलैंड. ओके, लेकिन अब इसका नाम चेंज होकर हो गया है अब्दुल कलाम आइलैंड. ठीक है, फॉर्मरली नॉन एज व्हीलर आइलैंड. तो पहले इसका नाम व्हीलर आइलैंड था, लेकिन जनरली इसे व्हीलर आइलैंड के कह के कोट किया जाता है बिकॉज ये इसका पुराना नाम है. ये किस लिए प्रसिद्ध है? क्योंकि व्हीलर आइलैंड पर जो डीआरडीओ है, इंडिया का जो प्रीमियर एजेंसी फॉर मिलिट्री रिसर्च एंड डेवलपमेंट, डीआरडीओ अपना कोई भी टेस्ट हो, चाहे वो अग्नि का हो, चाहे वो आकाश का जितना भी सीरीज हो, चाहे वो नाग हो, जो भी इम्पोर्टेंट मिसाइल या फिर रॉकेट लॉन्चिंग जो मिलिट्री पर्पज से होता है, वो इसी आइलैंड पर टेस्ट अधिक से अधिक होता है. दैट्स वाई इट इज़ सो मच इम्पॉर्टेंट फॉर डीआरडीओ. एंड एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर इनका नाम रखा गया है, इस आइलैंड का नाम रखा गया है जस्ट टू इनकरेज द यूथ टू परस्यू अ साइंटिफिक टेम्परामेंट. देखो, हम सब इस धरती पर आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आए और चले गए, उनके नाम पर एक द्वीप रखा गया है जो यूथ को शायद इनकरेज करे कि हमें भी लाइफ में कुछ ऐसा करके जाना है कि हमारे भी नाम पर कुछ हो, हमें याद किया जाए कुछ अच्छे अर्थों में. तो इसलिए उनके ऑनर में इस आइलैंड का नाम एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड रखा गया. लेकिन हमारे लिए जानना क्या है यहाँ, तो हमारे लिए न्यूज़ यही है कि डीआरडीओ ने ये डिसीजन लिया है कि अभी कुछ दिनों के लिए व्हीलर आइलैंड में सारे के सारे टेस्टिंग को पॉज कर दिया जाएगा, रोक दिया जाएगा कुछ दिनों के लिए. फिर कुछ दिनों बाद ये टेस्टिंग चालू हो जाएगा बिकॉज विंटर में यहाँ पर मास नेस्टिंग होता है ऑलिव रिडले सी टर्टल्स का. ठीक है, तो ऑलिव रिडले सी टर्टल्स जो समुद्री कछुआ होते हैं, ये वल्नरेबल हैं, आईयूसीएन के लिस्ट में ये वल्नरेबल हैं. तो थ्रेटेंड है, इनकी जो समझ लो कि इनकी जो एग्जिस्टेंस है वो थ्रेटेंड है. तो फिर इन्हें समझ लो एक कंजर्वेशन के लिहाज से डीआरडीओ ने ये डिसीजन लिया है कि हम अभी किसी भी तरह का कोई टेस्ट इस आइलैंड पर नहीं करेंगे. दैट्स अ वेरी गुड न्यूज. ठीक है, अगर जानना चाहते हैं आप कि ये जो ऑलिव रिडले टर्टल है, सी टर्टल है, ये इसका अगर साइंटिफिक क्लासिफिकेशन देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं. यूकैरियोट्स तो होगा ही, एनिमेलिया भी. ठीक है, फाइलम याद रखना कॉर्डेटा है, क्लास रेपिटिलिया है. अगर आप बायो में इंटरेस्ट रखते हैं तो ये जानकारी आपके लिए बहुत काम की है, अदरवाइज जाने दो. आओ थोड़ा सा डीआरडीओ के बारे में भी जान लें. तो डीआरडीओ का फॉर्मेशन हुआ था 1958 में, 65 ईयर्स एगो. डीआरडीओ भवन न्यू दिल्ली इसका हेडक्वार्टर है. मोटो क्या है? स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस, संस्कृत बलस्य मूलम विज्ञानम. ठीक है, it is the R&D wing of the Ministry of Defense, Government of India, with a vision to empower India with cutting-edge defense technology and a mission to achieve self-reliance in critical defense technologies and systems. It is India's largest research organization. Formation जो हुआ था 1958 में हुआ था. तो पहले भी एक बॉडी हुआ करता था, टेक्निकल डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट, TDEs. तो ये कई सारे थे, इंडियन आर्मी का था एंड डायरेक्टोरेट ऑफ द टेक्निकल डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन. तो उन सबको जोड़ कर मिला करके डिफेंस साइंस ऑर्गेनाइजेशन से उसको मिलाया गया था और तब जाकर के बनाया गया था DRDO 1958 में. एंड वी आर प्राउड कि DRDO में APJ अब्दुल कलाम या फिर और भी कुछ ऐसे साइंटिस्ट हुए हैं जिन्होंने भारत को इतनी बुलंदी तक पहुंचाया है. ओके, ऑलिव रिडले टर्टल्स के बारे में अगर देखना चाहें आप तो एक स्नैपशॉट है आपके सामने, पॉज करके पढ़ सकते हैं. ओके, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा स्कीम, PM Vishwakarma scheme launched by the center has received over 21 lakh applications in 2.5 months. Data from Ministry of Skill Development and Entrepreneurship show. देखो, ये जो न्यूज है बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही गजब का न्यूज है. क्वेश्चन इससे बनना लगभग श्योर हो सकता है बिकॉज इट इज़ ए सक्सेसफुल स्कीम. सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, यानी कि इसका 100% खर्च कौन वहन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा. और ये किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत है? मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, MSDE के अंतर्गत है. ओके,
ये ऑफर करता है सर्विसेज लाइक मार्केट लिंकेज सपोर्ट, स्किल ट्रेनिंग, इंसेंटिव्स फॉर डिजिटल ट्रांजेक्शन्स टू आर्टिशंस एंड क्राफ्ट्स पीपल। लाइक देखो आयरन स्मिथ है, गोल्ड स्मिथ हैं, बहुत सारे कलाकार हैं लाइक कारपेंटर, तो वो बहुत सारे ट्रेड्स में इंगेज होते हैं। उनके पास टैलेंट बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, टैलेंटेड होते हैं, लेकिन उनको अपना मार्केटिंग का उतना स्किल पता नहीं होता है और वो मार्केट बेस्ड या फिर फैशनेबल चीज़ें थोड़ा बनाने में सक्षम नहीं होते हैं। तो उनको एक मार्केट लिंकेज सपोर्ट दिया जाएगा, ठीक है, और उनको स्किल दिया जाएगा, उनको स्किल ट्रेन किया जाएगा, इंसेंटिव दिया जाएगा ताकि वो डिजिटल ट्रांजेक्शन कर सकें। ऐसा उनको ट्रेनिंग दिया जाएगा कि वो अगर कोई अच्छा सा स्टैचू बना सकते हैं या कोई अच्छा सा वो अगर बैठकी भी बना सकते हैं या मैट बना सकते हैं, तो उसको वो ऑनलाइन आकर बेच सकें और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करके अपने अकाउंट में पैसे ला सकें, इंडिया ही नहीं वर्ल्ड के कोने से भी। तो इस तरह की ट्रेनिंग उन्हें दी जाए, इसके लिए ये स्कीम है पीएम विश्वकर्मा स्कीम। मज़े की बात इसमें यह है कि इसका टारगेट था कि 5 वर्षों में 30 लाख फैमिली को इसके द्वारा जोड़ देना है और पहले साल में 5 लाख फैमिलीज़ को इसके द्वारा जोड़ना है। लेकिन मज़े की बात यहाँ ये है दोस्तों कि मात्र 2.5 मंथ्स में 21 लाख एप्लीकेशन गिर चुके हैं। 21 लाख एप्लीकेशन इन 2.5 मंथ, अपने आप में ये बहुत ही बड़ी बात है और ये इसका सक्सेसफुल होने का एक साइन है। अगर एमएसडीई इसे अच्छे से जो एमएसडीई है, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, एमएसडीई अगर इसे ठीक से कर लेता है कंट्रोल, तो ये बहुत ही सक्सेसफुल होने जा रहा है। हमेशा याद रखना इस बात को कि इसे लॉन्च किसने किया था, तो मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई ने। और इसको अभी ऑपरेट कौन कर रहा है, डाटा इसका यानी कि स्किल डेवलपमेंट का काम किसके जिम्मे है, तो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप एंड एमएसडीई। तो ये एक बात हमेशा क्लियर रखना कि मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई ने इसे लॉन्च किया था, ठीक है। और अब जो डाटा आ रहा है यानी कि अब जो स्किल ट्रेनिंग का जो प्रोग्राम होगा ये किसके अंतर्गत दिया गया है, तो एमएसडीई के अंतर्गत होगा इनका। दैट मीन्स यहाँ पर कोलैबोरेशन है। फिर भी आपको ये याद रहना चाहिए कि लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई, ठीक है। शायद मैंने इस सेशन में एमएसडीई कह दिया था, आई एम सॉरी, मैं अपने आप को ठीक करता हूँ कि इस जो स्कीम है प्रधानमंत्री विश्वकर्मा स्कीम, इसे मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई ने लॉन्च किया था। इसका पीरियड था 2023 से लेकर 2028 का, 5 ईयर्स में 30 लाख फैमिलीज को इससे जोड़ना था। लेकिन यहाँ तो 2.5 महीने में ही यहाँ 21 लाख एप्लीकेशन गिर चुके हैं। इस स्कीम का एक लक्ष्य था कि गुरु शिष्य परंपरा को नर्चर करना। फैमिली बेस्ड प्रैक्टिस जो होता है कि अगर पिता लुहार है तो बेटा स्कूल भी जा रहा है, ठीक है, लेकिन अगर खाली समय अपने पिताजी को देखता है, थोड़ा थोड़ा वो भी हथौड़ा चलाने लगता है और फाइनली एक टाइम आता है कि वो बहुत ही अच्छे से अपने पिता से भी अच्छा कुछ बना करके दिखा देता है। तो ये जो एक फैमिली बेस्ड प्रैक्टिस ऑफ ट्रेडिशनल स्किल्स है, तो उसको भी स्ट्रेंथन करना, नर्चर करना इस स्कीम का एक गोल है। द स्कीम ऑल्सो एम्स एट इम्प्रूविंग द क्वालिटी एज वेल एज द रीच ऑफ द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ऑफ आर्टिसंस एंड craftspeople and to ensure that the Vishwakarmas are integrated with the domestic and global value chains। तो वही बात जो मैंने अभी आपको बताई कि वो सामान बहुत अच्छा बना लेते हैं लेकिन उनका सामान सही मार्केट तक नहीं पहुंच पाता है, वो काम में बिजी होते हैं, तो वो बेचने का काम ठीक से नहीं कर पाते हैं, मार्केटिंग ठीक से नहीं कर पाते हैं। तो उनका जो रीच है ना, उनका प्रोडक्ट का जो रीच है वो पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। कई ऐसे आदिवासी समुदाय हैं, कई ऐसे लोग हैं जो कि घास के ग्रास का जो है ना वो लोग मैट बनाते हैं और बहुत ही गजब का मैट बनाते हैं, लेकिन उनको कस्टमर नहीं मिल पाता है, उनका सामान सही मार्केट में नहीं जा पाता है, ऑनलाइन में उनको नहीं है इस तरह का। तो चाइना यहाँ पर मैट के मार्केट में अपना एक बहुत बड़ा दबदबा कायम करके रखे हुए है, या प्लास्टिक या फिर खिलौनों के मार्केट में। इंडिया में भी बहुत सारे ऐसे क्राफ्ट्समैन हैं जो अच्छे से अच्छे खिलौना बनाते हैं। तो ये सारी बातें हैं, उम्मीद है आप कुछ हद तक बात को समझ रहे होंगे। अवेलेबल फॉर रूरल एंड अर्बन आर्टिसंस एंड क्राफ्ट्समैन अक्रॉस इंडिया, covers 18 traditional crafts such as boat maker, armorer, blacksmith, hammer, uh, tool kit maker, etc. Under the scheme, artisans and craftspeople will be provided recognition through a PM विश्वकर्मा सर्टिफिकेट एंड आईडी कार्ड। जब वो पूरा का पूरा ट्रेनिंग ले लेंगे, अपने स्किल डेवलपमेंट का पूरा ट्रेनिंग ले लेंगे, तो उसके बाद उनको क्या मिलेगा, एक सर्टिफिकेट मिलेगा और एक आईडी कार्ड मिलेगा। इसके अलावा 1 लाख का उनको कोलेट्रल फ्री लोन भी दिया जाएगा और 2 लाख का लोन अलग से उसको मात्र 5% के इंटरेस्ट रेट पर दिया जाएगा, ताकि उनको जो भी ट्रेनिंग दिया गया है उसका यूज करके वो कुछ अपना लिए अच्छा करे। The scheme will further provide craftsmen with
methods of skill upgradation involving basic and advanced training, टूल किट इंसेंटिव ऑफ 15,000 रुपीज़ उनको टूल किट के लिए सिर्फ दिया जाएगा, ठीक है। इंसेंटिव्स फॉर डिजिटल ट्रांजेक्शन्स, इसके अलावा जब तक वो ट्रेनिंग करेंगे तब तक 500 रुपीज़ पर डे का स्टाइपेंड दिया जाएगा, ताकि वो कहीं से काम छोड़ कर आएंगे तो भूखे पेट भजन ना होई, तो 500 रुपये का पर डे का स्टाइपेंड दिया जाएगा, जो कि कुछ कुल मिलाकर के जो यूथ हैं, यंग आर्टिसंस जो है, उनके लिए बहुत ही अच्छा ये स्कीम है। आई होप ये बहुत ही क्रिस्टल क्लियर आपको समझ में आ गया होगा। घग्गर रिवर, टू स्प्रेड अवेयरनेस अमंग द पीपल अगेंस्ट throwing waste into the Ghaggar River, Trans Ghaggar residents carried out a cleanliness drive at Chhat Puja Ghat on the river recently. ठीक है, तो हाल ही में घग्गर रिवर के किनारे में एक छठ पूजा घाट पर लोगों ने एक क्लीनलीनेस ड्राइव चलाया। बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए और उसकी सफाई की, सिर्फ ये संदेश देने के लिए कि घग्गर रिवर में वेस्ट फेंकना बिल्कुल गलत है, या किसी भी रिवर में वेस्ट फेंकना बिल्कुल ही गलत है। तो इस रिसेंट न्यूज़ के लाइट में हम कुछ थोड़ा सा घग्गर रिवर के बारे में जानते हैं। इट इज़ एन इंटरमिटेंट रिवर दैट फ्लोज ओनली ड्यूरिंग द मानसून सीजन। ये सिर्फ मानसून सीजन में होता है, जब शिवालिक रेंज में जब वाटर शिवालिक रेंज में एक्सेस होता है तो ये रिवर में वाटर आता है, ठीक है। राइजेस फ्रॉम द शिवालिक रेंज इन नॉर्थ वेस्टर्न हिमाचल प्रदेश, तो हिमाचल प्रदेश के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में ये शुरू होता है, ठीक है। और इट फ्लोज अबाउट 200 माइल्स, यानी कि 320 किलोमीटर करीब ये बहता है। उसके बाद इट रिसीव्स द सरस्वती रिवर, ठीक है, जहाँ पर ये हरियाणा में ये सरस्वती रिवर को रिसीव भी करता है, एंड इवेंचुअली ड्राइज अप इन द थार डिजर्ट्स इन राजस्थान, और राजस्थान के थार डिजर्ट में जाकर के ये ड्राई हो जाता है। और ये सीजनल रिवर है, फीड्स इनटू 2 इरिगेशन कनाल्स दैट एक्सटेंड इनटू राजस्थान। तो 2 इरिगेशन कनाल्स इसके द्वारा निकलता है, जो कि राजस्थान में वाटर इरिगेशन का काम करता है, और तो इसका इम्पोर्टेंस बहुत ही बढ़ जाता है। द हाकरा, जो कि पाकिस्तान में फिर फ्लो कर जाता है, इज़ द कंटिन्यूएशन ऑफ द घाघरा रिवर। तो कुल मिला के दोनों को अगर घग्गर और हाकरा को मिलाकर कहा जाता है घग्गर हाकरा रिवर। इसलिए आप जब विकीपीडिया पेज पर देखेंगे ना, तो यहाँ लिखा रहता है इंडिया पाकिस्तान। दैट मीन्स जो घग्गर का एक्सटेंडेड फॉर्म है, यहाँ से जो हाकरा है, तो ये हाकरा सीधे पाकिस्तान की ओर चला जाता है। तो ये सारी बातें हैं। हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस अगर देखें तो सेवरल हिस्टोरियंस आइडेंटिफाई घग्गर विद द वैदिक सरस्वती रिवर, तो इसे वैदिक सरस्वती रिवर भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए है बिकॉज अलोंग द बैंक्स ऑफ द घग्गर रिवर मेनी सेटलमेंट्स ऑफ द इंदस वैली सिविलाइजेशंस हैव बीन एक्सकैवेटेड। तो बहुत बार खुदाई में कुछ ऐसे सेटलमेंट मिले हैं जिससे पता चलता है कि ये इंदस वैली सिविलाइजेशन का ये सेटलमेंट है, और इंदस वैली सिविलाइजेशन में सरस्वती रिवर का बहुत ज़्यादा जिक्र है। तो इसलिए बहुत लोगों का मानना है, बहुत सारे हिस्टोरियंस का मानना है कि ये घग्गर रिवर एक्चुअली सरस्वती रिवर ही है। हेंस इट इज़ बिलीव्ड दैट द एंशियंट सेटलमेंट्स ऑन इट्स बैंक्स आर द क्रिएशन ऑफ इंजीनियस वैदिक आर्यंस। तो ऐसा माना जाता है कि जो वैदिक आर्यंस थे, जिसके कारण कि वैदिक एज है पूरा इंडिया में, तो वो वैदिक एज जो बन पाया, या आर्यन का कंसेप्ट जो डेवलप हुआ, आर्यन का जो भी सिविलाइजेशन डेवलप हुआ था, वो इसी रिवर के बैंक पे डेवलप हुआ था। तो ऐसा भी एक मान्यता है। इट इज़ बिलीव दैट द रिवर सतलज एंड यमुना वंस फ्लोड इनटू घग्गर हाकरा रिवर बेड। तो ऐसा भी माना जाता है कि किसी समय सतलज और यमुना का कुछ पार्ट भी घग्गर हाकरा रिवर बेड में ही फ्लो किया करता था। ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो कौशल्या रिवर, मारकंड, सरस्वती, देखिए सरस्वती है यहाँ पर, ठीक है, तांगरी एंड चौतांग। तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। माउथ इसका कहाँ है, सोर्स कहाँ है, तो शिवालिक हिल्स हिमाचल प्रदेश इंडिया, माउथ ओटू हरियाणा इंडिया। ओके। नावेगांव नागजीरा टाइगर रिजर्व, two tigresses translocated to a low-density zones in Navegaon, Nagjira Tiger Reserve (NNTR) in eastern Maharashtra earlier this year, perhaps May 2023, are thriving. Data from their radio collar shows. तो देखिए इस न्यूज़ के बारे में, बहुत ही एक अच्छा न्यूज़ है। आज देखो कुछ अच्छे न्यूज़ ही हम देख रहे हैं। ये है नावेगांव का नेशनल पार्क, और ये जो पार्क है, नेशनल पार्क है, यहाँ ये समझ लो कि पूरा का पूरा एरिया जो है ना, ये कहीं ना कहीं फॉरेस्ट से घिरा हुआ है। ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ फॉरेस्ट ही है किसी न किसी रूप में,
कनेक्टेड है बहुत सारे फॉरेस्ट से ये, ठीक है। तो यहाँ क्या हुआ था कि कुछ ही दूर पर महाराष्ट्र के ही ब्रह्मागिरी नाम के जगह से एक नहीं दो टाइग्रेसेस को मई में ट्रांसलोकेट किया गया था। लेकिन यहाँ पर क्या था कि ब्रह्मागिरी से उठाकर उन्हें यहाँ पर नावेगांव नागाजीरा टाइगर रिजर्व में लाकर रखा गया था। ये इसलिए किया गया था बिकॉज ये लो डेंसिटी जोन था। तो देखो कहीं पर ऐसा होता है कि अगर मेल की संख्या अप हो गई है और फीमेल की संख्या डाउन हो गई है तो फिर खतरा रहता है मेल का आपस में क्लैशेस का, जिसके कारण हो सकता है मेल मारे भी जाएं तो टाइगर्स के नंबर कम हो सकते हैं। तो जब ऐसा कुछ होता है तो जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है या फिर यूं कह लो कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट है, इसमें अपना कंसर्न लेता है और जहाँ पर डेंसिटी ज़्यादा है टाइगर्स का, ठीक है, वहाँ से जो भी जेंडर का टाइगर जहाँ कम है, जैसे कि नावेगांव नागजीरा में क्या था कि जो फीमेल टाइग्रेसेस थी उनकी संख्या कम थी, मेल की अधिक थी, तो वहाँ लो डेंसिटी जोन में लाकर उन्हें ट्रांसलोकेट किया गया था मई में दिस ईयर। ओके, तो अभी जो डाटा आया है उनके रेडियो कॉलर्स से, उनको कॉलर लगा करके छोड़ा जाता है जंगल में, तो उनके रेडियो कॉलर्स से ये डाटा मिल पा रहा है कि दे आर थ्राइविंग, यानी कि फल फूल रहे हैं अच्छे से, उनका सब कुछ चल रहा है। तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है। सो अबाउट नावेगांव नागजीरा टाइगर रिजर्व अगर देखें, इट इज़ सिचुएटेड इन द गोंडिया एंड संडारा डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र के दो डिस्ट्रिक्ट गोंडिया और संडारा डिस्ट्रिक्ट में ये पूरा फैला हुआ है और इट वाज डिक्लेयर्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन 1970 में ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर किया गया था। लेकिन 2012 में और भी कई सारे फॉरेस्ट लैंड को मिला करके अनदर नेशनल पार्क को मिला करके एक टाइगर प्रोजेक्ट यहाँ पर शुरू किया गया था जिसका नाम है नागजीरा नावेगांव टाइगर रिजर्व NNTR, ठीक है। तो ये कब डिक्लेयर हुआ था? 2012 में टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया गया था इसे। और इसमें क्या क्या है, जैसे मैंने कहा अभी कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तो ये 1970 से था, लेकिन 2012 में और भी फॉरेस्ट एरिया को इसमें इंक्लूड करके एक टाइगर प्रोजेक्ट का नाम दिया गया था नागजीरा नावेगांव टाइगर रिजर्व। तो इसमें है नावेगांव नेशनल पार्क, नावेगांव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नागजीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड न्यू नागजीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड कोका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सारे मिला करके इनका नाम है NNTR, ठीक है, नागजीरा नावेगांव टाइगर रिजर्व। इट इज कनेक्टेड विद मेनी सराउंडिंग टाइगर रिजर्व्स लाइक पेंच टाइगर रिजर्व, कान्हा टाइगर रिजर्व, टाडोबा टाडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व, इंद्रावती टाइगर रिजर्व, CTC, इन सब से ये कनेक्टेड है। सो दिस इज अ वेरी रिच रीजन इन टर्म्स ऑफ कैट्स, बिग कैट्स। टोपोग्राफी की अगर बात करें तो अनड्यूलेटिंग टोपोग्राफी है, दैट मीन्स ऊपर नीचे का यहाँ पर ज़मीन है, यानी कि प्लेन जैसा तो लैंड है नहीं, तो जाहिर सी बात है डेक्कन ट्रैप्स का ये जगह है तो ऐसा तो रहेगा ही। हाईएस्ट पॉइंट है इसका जेंडा पहाड़, करीब 702 मीटर हाई है सी लेवल से। वेजिटेशन कैसा है तो सदर्न ट्रॉपिकल ड्राई डिसिडियस फॉरेस्ट का यहाँ पर वेजिटेशन है। फ्लोरा करीब 364 स्पेसीज ऑफ प्लांट्स यहाँ पर पाए जाते हैं। और फौना की बात करें तो इसमें लगभग हर तरह के फौना, हर तरह के एनिमल, वाइल्ड एनिमल जो हम अपने वाइल्ड एनिमल के बुक में पढ़ते थे बचपन में, लगभग सारे यहाँ पर मिलते हैं। सो दिस वाज द न्यूज अबाउट NNTR। हाल ही की बात है, एक US F-16 फाइटर जेट ऑफ कोर्स appears to have crashed into Yellow Sea waters off the coast of South Korea recently. ऑल ऑफ अस नो कि साउथ कोरिया की जो डिफेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कुछ हद तक USA निभाता है, चाहे अपना इक्विपमेंट देकर चाहे अपने फोर्स देकर। तो साउथ कोरिया के इस कोस्ट से एक F-16 फाइटर जेट अपनी फ्लाइट भरता है, लेकिन ये क्रैश कर जाता है येलो सी में। इट अपियर्स टू हैव बीन क्रैश्ड इनटू येलो सी, कंफर्म अभी तक शायद नहीं हुआ है। तो हमें यह येलो सी के बारे में जानना है बिकॉज दिस इज इन न्यूज। तो येलो सी क्या है? एक मार्जिनल सी है बिकॉज इट इज़ सिचुएटेड बिटवीन मेनलैंड चाइना टू द वेस्ट एंड नॉर्थ। अगर हम ये जो येलो सी है, अगर इसके नॉर्थ की बात करें और वेस्ट की बात करें तो चाइना है, और ईस्टर्न साइड में इसके साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया है, और इसके सदर्न साइड में ईस्ट चाइना सी है। ओके, तो नॉर्थ ऑफ द ईस्ट चाइना सी ये येलो सी सिचुएटेड है। अब आइए इसको थोड़ा सा और अच्छे मैप में देखने की कोशिश करते हैं। तो ये है पैसिफिक ओशियन का ईस्टर्न साइड, सॉरी वेस्टर्न साइड। ईस्टर्न साइड में तो अमेरिकाज हैं जो कि इस साइड है, तो पैसिफिक का ईस्टर्न साइड में अमेरिका है,
और वेस्टर्न साइड में आपका चाइना है। और चाइना एक वास्ट कंट्री होने के कारण देखिए इसके साउथ में साउथ चाइना सी है। एक बार मैप का रिवीजन कर लीजिए, मुझे पता है आप सब जानते हैं इसे, फिर भी देख लीजिए कि चाइना के साउथ में यहाँ पर वियतनाम है और यहाँ पर फिलीपींस है, ठीक है, और ब्रुनेई है, इंडोनेशिया है, सिंगापुर, मलेशिया, ये सारे एरिया हैं जो कि साउथ चाइना सी के वाटर में अपना कुछ इंगेजमेंट रखते हैं और चाइना भी रखता है। और इनके बीच में कुछ पारासेल आइलैंड्स का भी यहाँ पर विवाद चलता है, तो इनके बीच हमेशा डिस्प्यूट होता रहता है। और हमारा अभी जो फोकस है वो येलो सी पर है। और येलो सी देखो साउथ चाइना सी से बिल्कुल ही नॉर्थ साइड में, ईस्ट चाइना सी के भी नॉर्थ में यहाँ है येलो सी। और येलो सी के ईस्ट में है आपका कोरिया, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया। और येलो सी के वेस्ट में तो ऑफ कोर्स चाइना है ही। और येलो सी से अगर आप निकलते हैं तो ये जो एक स्ट्रेट है, ठीक है, इसको सुशिमा स्ट्रेट कहा जाता है। तो सुशिमा स्ट्रेट के बाद यहाँ पर जापान है। तो इस तरह से ये पूरा का पूरा एक ज्योग्राफी आपके सामने यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में ठीक से आ गया है। अगर पहले से जानते थे तो एक रिवाइज अच्छा सा हो गया है। अब देखिए इसका नाम जो येलो सी है वो क्यों है, बिकॉज इसका जो सरफेस का कलर है वो येलोइश है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर चाइना में गोबी डिजर्ट है। तो गोबी डिजर्ट में जो सैंड है, वहाँ जो धूल है वो थोड़ा सा येलो कलर का होता है और ये यहाँ से उड़ करके इसके वाटर पर डिसेंट करता है, जिसके कारण वाटर का कलर जो सरफेस का कलर है वो थोड़ा सा येलोइश टाइप का फील होता है देखने में, इसलिए इस सी का ही नाम येलो सी है। साइज की बात करें तो ये 870 किलोमीटर लॉन्ग है, 536 किलोमीटर वाइड है, कवरिंग एन एरिया ऑफ 3,80,000 स्क्वायर किलोमीटर। डेप्थ की बात करें तो एवरेज डेप्थ है 44 मीटर्स एंड मैक्सिमम डेप्थ 152 मीटर्स। इनफ्लो में ढेर सारे रिवर आकर यहाँ पर इनफ्लो होता है, हाई रिवर, यालू रिवर, हान रिवर, ताइदोंग रिवर एंड येलो रिवर। ये कुछ फैक्ट्स आर रिलेटेड येलो सी का बिकॉज इट इज इन न्यूज। Bengal Wildlife Sanctuary. Recently, a Royal Bengal tiger was spotted in Pangalokha Wildlife Sanctuary in Sikkim at an altitude of 3640 मीटर। तो देखो जनरली इतने एल्टीट्यूड पर रॉयल बंगाल टाइगर देखने को नहीं मिलते हैं। बिफोर दिस द हाईएस्ट एल्टीट्यूड वेयर टाइगर्स हैव बीन स्पॉटेड इन इंडिया वाज इन अरुणाचल प्रदेश एट अ हाइट ऑफ 3630 मीटर। ये भी बहुत पहले की बात है। तो हाल ही में ये देखा गया है और ये सिक्किम में है। कहाँ है ये पैंगालोक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? ये सिक्किम में है। तो रॉयल बंगाल टाइगर कैप्चर हुआ है। देखिए रहता तो है लेकिन ये बहुत ही डेंस फॉरेस्ट होने की वजह से वहाँ ठीक से वैसा मॉनिटरिंग या सर्वे नहीं होने के कारण ठीक से सामने नहीं आता है। और ये रॉयल बंगाल टाइगर यहाँ रहते भी हैं तो बहुत ही नंबर इसका कम होता है और ये थोड़ा सा माइग्रेट करते रहते हैं जो बंगाल का और जो सदर्न एरिया है उसके साथ। तो ये ट्रैप जो हुआ है ये एक कैमरा के द्वारा ट्रैप हुआ है ऑफ बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी BNHS के द्वारा, जो अभी सिक्किम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ कोलैबोरेशन करके अपना काम कर रहा है। और उसी काम के दौरान उन्हें यह रॉयल बंगाल टाइगर कैप्चर हो पाया उनके कैमरा में। इट वाज अंडर अ लार्जर प्रोजेक्ट कॉल्ड कंजर्वेशन एंड यूज ऑफ 5 वेटलैंड्स इन 3 हिमालयन स्टेट्स टू सिक्योर हैबिटेट्स ऑफ बर्ड्स माइग्रेटिंग विद इन द सेंट्रल एशियन फ्लाईवे CAF। सेंट्रल एशियन फ्लाईवे CAF। देखो अभी क्या है कि विंटर आ रहा है, तो जो भी सेंट्रल एशियन पार्ट है या फिर रशियन पार्ट है, साइबेरिया के कुछ अगर हिस्सों की बात करो तो वहाँ पर टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा डाउन हो जाएगा। तो वहाँ जो बर्ड्स हैं उनके लिए रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो वो अभी इंडिया की तरफ आएंगे और वो इंडिया में आकर के जो बहुत ही तेज़ विंटर जब तक रहेगा तब तक वो इंडिया में यहाँ स्टे करेंगे। तो उनके सेफ्टी के लिए, उनके हैबिटेट्स का ध्यान में रखने के लिए जो वेटलैंड्स हैं, जो 5 वेटलैंड्स हैं 3 हिमालयन स्टेट्स में, उनको सिक्योर करना बहुत ज़रूरी है। तो उसी क्रम में ये सारा प्रोजेक्ट चल रहा था और वहीं ये रॉयल बंगाल टाइगर कैप्चर हो गया कैमरा में। दिस प्रोजेक्ट वाज सैंक्शनड अंडर द नेशनल मिशन ऑन हिमालयन स्टडीज NMHS एम्स टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व वेटलैंड साइट्स इन लद्दाख, हिमाचल प्रदेश एंड सिक्किम। तो लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम ये ऐसे 3 राज्य हैं, हिमालयन स्टेट्स हैं, जहाँ पर 5 वेटलैंड्स हैं जिसमें कि माइग्रेटरी बर्ड्स का बहुत ज़्यादा वहाँ पर आवास होता है। वो लोग वहाँ पर बहुत स्टे करते हैं, ठीक है। स्टे करके फिर जब टेम्परेचर यहाँ बढ़ने लगता है तो वापस वो अपने घर चले जाते हैं। इसमें बहुत सारे बर्ड्स मारे जाते हैं और वो मारे ना जाएं इसलिए ये सब प्रोग्राम चलाए जाते हैं।
बात करते हैं अगर पेंगालोक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का, तो वो इस जगह पर यहाँ लोकेटेड है। ठीक है, तो भूटान का बॉर्डर शेयर कर रहा है सिक्किम के बिल्कुल ईस्टर्न साउथ साइड में है, ये साउथ ईस्ट साइड में है। ठीक है, इट इज़ लोकेटेड इन ईस्ट सिक्किम डिस्ट्रिक्ट एंड कनेक्टेड टू द फॉरेस्ट्स ऑफ भूटान एंड न्योरा वैली नेशनल पार्क इन वेस्ट बंगाल। द पेंगालोक रेंज एक्सटेंडिंग बिलो द चोल रेंज सेपरेट सिक्किम फ्रॉम भूटान। वेजिटेशन की बात करें तो ये अल्पाइन टेम्परेट सब ट्रॉपिकल वेजिटेशन है यहाँ पर। हाई एल्टीट्यूड लेक्स है यहाँ अराउंड जेलेपला। फ्लोरा की बात करें तो रोडेंड्रॉन, सिल्वर फिर, जूनिपर फॉरेस्ट एंड एसोसिएटेड ग्राउंड फ्लोरा, मोस्ट फील्ड ओक फॉरेस्ट विद डेंस बैम्बू थिकेट्स ईटीसी यहाँ पर पाए जाते हैं। फाउना में बात करें तो कैरिस्मेटिक स्पेसीज इंक्लूडिंग रेड पांडा, स्नो लियोपार्ड्स, हिमालयन मस्क डियर, हिमालयन गोरल एंड हिमालयन ब्लैक बियर्स यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। पिन्ना नोबिलिस, फ्रेंड्स आप सब ने बचपन में क्लैम से खेला होगा, तो पिन्ना नोबिलिस भी एक प्रकार का क्लैम है। ये है क्लैम। मैंने तो बचपन में बहुत खेला है बिकॉज मेरा घर जो है ऑन द बैंक ऑफ अ रिवर है, तो मैंने बचपन में इससे बहुत खेला है, तो मुझे तो मिल जाता था। पता नहीं आपने खेला है या नहीं खेला है। तो ये क्लैम है, ये एक लिविंग थिंग है। ये मत समझ लेना कि कोई पत्थर का टुकड़ा है, ये एक लिविंग थिंग है और बीच में कुछ इस तरह से होता है। ओके, अगर कोई क्लैम 1.2 मीटर लॉन्ग है, 1.2 मीटर बोले तो यानी कि एवरेज हाइट ऑफ ए पीपल पर्सन होता है मान लो 5 फीट, तो ये 4 to 5 फीट में आ जाएगा। ठीक है, तो उनमें से ये जो 1.2 मीटर लॉन्ग जो क्लैम होते हैं, उनमें से बहुत सारे क्लैम अलग अलग प्रजाति के होते हैं, जिनमें से एक प्रजाति है पिन्ना नोबिलिस। दैट मीन्स पिन्ना नोबिलिस 1.2 मीटर लॉन्ग क्लैम्स होते हैं। और ये जो क्लैम होते हैं लार्ज स्पेसीज ऑफ मेडिटरेनियन सी में पाए जाते हैं, हालांकि वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट में पाए जाते हैं। पिन्ना नोबिलिस मेडिटरेनियन एरिया में ज़्यादा पाया जाता है। ए मरीन बाइवल्व मोलस्क इन द फैमिली पिनिडाई। तो मोलस्का क्या होता है आपको पता होना चाहिए। देखो, जब आप एनिमल किंगडम पढ़े होंगे तो एनिमल किंगडम में फिर फाइलम आ जाता है, तो वो फाइलम में फिर आपको पता होना चाहिए कि ये मोलस्का भी होता है एक। ठीक है, तो मोलस्का, मैमल्स, कॉर्डेटा, वर्टेब्रा, ये सब होता है ना, तो उसी में मोलस्का भी एक आता है। तो ये बाइवल्व मोलस्क है। इसके अलावा ये इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है कि ये वाटर को फिल्टर करता है, वाटर को फिल्टर करता है जिससे कि जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स हैं वो वहाँ फ्लोरिश कर पाते हैं। इसके पास अपना एक बाइसस होता है, स्ट्रॉन्ग बाइसस, समझ लो कि एक थ्रेड के जैसा होता है, सिल्क लाइक थ्रेड होता है, जिससे कि वो अपने आप को बांध करके किसी भी रॉक से बांध करके अपने आप को एक जगह स्टेशन कर लेता है, फिर ये यहाँ से हिलता नहीं है। तो वो स्टेशन करने के लिए बाइसस थ्रेड का यूज करता है। बाइसस कंपोज्ड ऑफ मेनी सिल्क लाइक थ्रेड्स। और वो कहाँ से निकलता है बाइसस? इसके बाइसस ग्लैंड से निकलता है। तो ये अपने आप में लिविंग थिंग है। अपने भीतर ये श्रिम्प को भी रहने देता है, श्रिम्प इसके भीतर रहता है। श्रिम्प क्या होता है तो समझ लो झींगा की तरह होता है श्रिम्प। ठीक है, तो झींगा यानी कि प्रॉन, प्रॉन के जैसा होता है, श्रिम्प होता है, वो इसके भीतर रहने देता है। ये अपने बॉडी के भीतर श्रिम्प को रहने देता है और अपने द्वारा फिल्टर किया गया जो फूड है वो श्रिम्प को खाने भी देता है और श्रिम्प वो खाता है। और श्रिम्प और क्लैम्प के बीच में, श्रिम्प और क्लैम्प के बीच में एक सिम्बायोटिक रिलेशन होता है। वो होता कुछ इस तरह का है बात कि श्रिम्प को खाना देता है क्लैम, और बदले में श्रिम्प क्या करता है कि श्रिम्प सिंस उसके पास आइज है और कुछ भी टेम्परेचर को फील कर पाने का अपना कुछ और क्षमता है उसके पास, तो वो वहाँ पर किसी भी तरह का डेंजर को भांप जाता है वो श्रिम्प। तो वो क्या करता है, इसको बाइट करना शुरू करता है। बाइट करना शुरू करता है तो इसको पता चल जाता है कि देयर इज एनी काइंड ऑफ डेंजर। तो उसके बाद फिर तब अपना कोई एक्शन या प्लान ये लेता है। या तो होगा तो ये अपना जो एक था थ्रेड लाइक बाइसस जो थ्रेड था इसका, शायद उससे ये अपने आप को फ्री कर ले रॉक से, चाहे जो भी एक्शन ले, छुप जाए या जैसा भी एक्शन ले। लेकिन जब जो श्रिम्प है इसको बाइट करना शुरू करता है तो उसके बाद ये लोग अपना कुछ एक्शन लेते हैं। तो दोनों के बीच में यही रिलेशन है कि श्रिम्प इसको खतरे से बचाता है, बदले में श्रिम्प का ये भरण पोषण करता है। इनसाइड ऑफ द शेल इज लाइंड विद ब्रिलियंट मदर ऑफ पर्ल। तो इसके भीतर का जो इनसाइड लाइनिंग है वो मदर ऑफ पर्ल के जैसा ही बिल्कुल बिल्कुल है। थ्रेड्स की बात करें तो रिलेटिवली फ्रेजाइल टू पोल्यूशन एंड शेल डैमेज। क्लैम नॉन एज द नोबल पेन शेल और पिन्ना नोबिलिस स्टार्टेड डाइंग आउट, ये मरने लगा था। मेडिटरेनियन सी का ये
में ज़्यादा पाया जाता है, ये 2016 के बाद मरने लगा था क्योंकि वहाँ पर एक पैथोजन स्प्रेड हो गया था। वो पैथोजन एक्चुअली आई डोंट नो कि वो पैरासाइट था या फिर बैक्टीरिया था, जो भी था, तो वो वहाँ पर स्प्रेड हो गया था मेडिटेरेनियन सी में, और इसको बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट किया था, बहुत ज़्यादा ये लोग मरने लगे थे। लेकिन अब इनकी जो नंबर है वो क्रोएशिया के पास बहुत ही ज़्यादा बढ़ता हुआ मिला है, यानी कि क्रोएशिया के पास जो सी वाटर है उसमें इसके नंबर में सर्ज देखा गया है। दैट्स वाई इट इज़ इन न्यूज। न्यूज में क्यों है? क्योंकि इसकी संख्या बढ़ रही है। आज पता नहीं क्यों सारे के सारे जो न्यूज मैं पढ़ रहा हूँ बहुत ही एकदम अच्छे अच्छे न्यूज मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये रहा क्रोएशिया, ये मेडिटेरेनियन सी है। तो यहाँ पर जो क्लैम्स हैं पिन्ना नोबिलिस, उसका नंबर में सर्ज अब देखने को मिल रहा है। दैट इज द न्यूज। बजट्स फ्रॉग। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के मॉलिक्यूलर बायोफिजिक्स यूनिट ने एक स्टडी में एक पेप्टाइड को आइडेंटिफाई किया है, जिस पेप्टाइड को प्रोड्यूस किया गया था बजट फ्रॉग के स्किन से, ठीक है। तो बजट फ्रॉग क्या होता है तो उसके बारे में हम जानेंगे। दिस इज अ बजट फ्रॉग, और ये अभी लीस्ट कंसर्न है, और ये पाया जाता है पराग्वे, अर्जेंटीना एंड बोलिविया के वाटर में, सीजनल बॉडीज वाटर में, ठीक है। तो परमानेंट और सीजनल बॉडीज वाटर में ये पाया जाता है, और इसकी बहुत सारी खूबियां हैं, हम जानेंगे उसे। लेकिन थोड़ी सी बात मैं आपसे और करता हूँ कि जब से अर्थ में जो ऑर्गेनिजम्स का ओरिजिन हुआ है, ठीक है, जब से अर्थ में लाइफ आया है तब से इवोल्यूशन का दौर चला है, और उस इवोल्यूशन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एम्फीबियन हुआ। एम्फीबियन मतलब जो लैंड और वाटर दोनों में रह सके। जो एक एम्फीबियन था फ्रॉग, जो कि उस समय था भी और है भी। कितने सारे मास एक्सटिंक्शन आए और कितने सारे जानवर लाइक डायनासोर धरती से वाइप आउट हो गए, लेकिन ये कभी भी वाइप आउट नहीं हुआ। यही इसकी खासियत है कि ये अपने आप को बचाए रखना जानता है। इसके बॉडी में कुछ वैसे प्रॉपर्टीज हैं कि जिसके कारण ये कभी भी वाइप आउट नहीं हो सकता है। उसी में से कुछ अभी साइंटिस्ट ने पता लगाया है कि इनके स्किन में एक पेप्टाइड बनता है, और वो शॉर्ट प्रोटीन होता है। इस पेप्टाइड के कारण, ये जो पेप्टाइड होता है, ये किसी भी पैथोजन का, पैथोजन यानी कि जैसे पारासाइट, मलेरिया या फिर कोई भी बीमारी है, वायरस है, तो उस जो हमारे बॉडी में आकर के हमें बीमार करते हैं, तो किसी भी पैथोजन के द्वारा जो डिजीज फैलाने के लिए जो एंजाइम छोड़ा जाता है बॉडी में, कोई भी पैथोजन आता है, मान लो कि कोई एक पैरासाइट हमारे स्किन पर आया, तो सबसे पहले वो बॉडी में अंदर आने के लिए क्या करेगा? वो अपना एक एंजाइम छोड़ता है। वो पैरासाइट सबसे पहले क्या करता है? अपना एक एंजाइम छोड़ता है, और उस एंजाइम से हमारा स्किन का जो अपर लेयर होता है वो खत्म होने लगता है। जैसे ही अपर लेयर खत्म होता है, पैरासाइट बॉडी के अंदर घुस जाता है, दाखिल हो जाता है, एंटर कर जाता है। तो ये पूरा प्रोसेस होता है किसी भी पैरासाइट के किसी के बॉडी के अंदर घुसने का। और एक बार वो बॉडी के अंदर एंटर कर गया, फिर तो वो जो तबाही मचाता है सेल्स को डैमेज कर करके, वो तो सबको पता है। कोरोना का पेंडेमिक सबने देखा। लेकिन ये फ्रॉग का कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाता है, क्योंकि इसके स्किन पर एक ऐसा पेप्टाइड होता है जो इन एंजाइम को कॉम्बैट कर सकता है। दिस वाज डिस्कवर्ड बाय द मॉलिक्यूलर बायोफिजिक्स यूनिट ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। बजट फ्रॉग्स के बारे में अगर बात करें तो ये हाईली इंटेलिजेंट होते हैं, वेरी एग्रेसिव होते हैं। क्योंकि देखो बहुत समय इन्होंने पृथ्वी पर काटा है, तो बहुत ही छोटे ब्रेन होने के कारण भी, के बावजूद, ठीक है, फिर भी ये बहुत इंटेलिजेंट और एग्रेसिव होते हैं। अगर ये खतरा देखते हैं, अगर इनसे कोई बड़ा कोई प्रेडेटर इनके सामने आ जाता है, तो ये अपने आप को पूरा ह्यूज बना लेते हैं, ठीक है। ये अपने आप को लंज कर लेते हैं, पूरा अपने आप को बैलून की तरफ फुला लेते हैं, और अपना मुंह खोलकर उसे डराते हैं। और सच में ये डरावना उसमें लगता है, और इसका प्रेडेटर इसको देख के कभी कभी भाग जाता है। ड्यूरिंग ड्राई सीजन बजट फ्रॉग रिमेन इन बोरोज, दे डिग इन द बॉटम्स ऑफ पूल्स ऑफ वाटर। तो पानी का कहीं भी तालाब है, पोखर है, नदी है, तो उसके किनारे पर ये लोग अपना बिल बना बना करके रहते हैं। और जब वो बिल में होते हैं, दे विल शेड सेवरल लेयर्स ऑफ स्किन फ्रॉम विच टू फॉर्म अ वाटर प्रूफ कोकून दैट विल कीप द फ्रॉग मॉइस्ट। तो जब ये बिल में होते हैं तो ये अपने आप के ऊपर इतना सारा लेयर बना लेते हैं कि ये अपने आप को पूरा नमी में मेंटेन कर लेते हैं। जैसे ड्राई सीजन में हो सकता है कि ये मारे जाएं, लेकिन नहीं मारे जाते हैं। ये इतना ज़्यादा लेयर बना लेते हैं ना कि वो लेयर में ही इनके द्वारा जो भी पानी ये पीते हैं, ये उस लेयर में स्टोर करके अपने बॉडी को चारों तरफ से पानी के अंदर रख लेते हैं।
तो इस तरह से इनका अपना एक इकोसिस्टम बना हुआ है और ये जी रहे हैं। और जो पेप्टाइड इनमें पाया जाता है उस पेप्टाइड में 2 की एंजाइम्स पाया गया है, सबटिलिसन, कार्लसबर्ग एंड प्रोटीनेज के। तो ये सब कोई पूछने नहीं जा रहा है आपसे, बस आपकी जानकारी के लिए आपको बता दिया मैंने। अब बाकी आपको ये पता रहना चाहिए कि बजट फ्रॉग जो है वो पराग्वे, अर्जेंटीना और बोलिविया में पाया जाता है, और पैथोजेंस के द्वारा जो डिजीज काउजिंग एंजाइम्स होते हैं उसको कॉम्बैट करने में इसका पेप्टाइड बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और ये लीस्ट कंसर्न, आईयूसीएन के अकॉर्डिंग ये लीस्ट कंसर्न है। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, तो अच्छे खबर के सीरीज में ये एक और खबर जुट गया। इंडिया ने इस साल 7th पोजीशन एक्वायर किया है इन दिस ईयर्स क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। पिछले साल ये 8th पोजीशन था, इस साल ये 7th हो गया, तो बधाई हो भाई। इन अ सिग्निफिकेंट स्ट्राइड टुवर्ड्स सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस, इंडिया हैज असेंडेड टू द 7th पोजीशन। ये जो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स है ये किस आधार पर तय होता है? तो ये इस आधार पर तय होता है कि किस देश ने कितना ग्रीन हाउस एमिशंस पर लगाम लगाया है, कितना अच्छा क्लाइमेट पॉलिसी लेकर वो कंट्री आया इस साल, एनर्जी यूज उस देश में किस तरह का होता है, और रिन्यूएबल एनर्जी पर उस देश ने क्या क्या कदम उठाए हैं और क्या परसेंटेज है वहाँ पर रिन्यूएबल एनर्जी का। और इस पूरे के पूरे चारों स्कोर को मिलाया जाए तो इंडिया 7th पोजीशन पर रहा। और भी आप जान लें कि ग्रीन हाउस गैस एमिशन और एनर्जी यूज में इंडिया टॉप पोजीशन पर था, लेकिन क्लाइमेट पॉलिसी और रिन्यूएबल एनर्जी में इंडिया एवरेज होने के कारण इसका रैंक पिछड़कर 7th आया। अदरवाइज हो सकता था कि ये टॉप 3 में आ जाता। अबाउट क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स अगर बात करें तो ये एक इंस्ट्रूमेंट है टू इनेबल ट्रांसपेरेंसी इन नेशनल एंड इंटरनेशनल क्लाइमेट पॉलिटिक्स। तो क्लाइमेट पॉलिटिक्स तो अभी बहुत ज़्यादा चल रहा है। COP28 अभी हाल ही में, सबको पता है कि COP28 यूएई के दुबई में भी हो ही रहा है। तो हर जगह ये क्लाइमेट पॉलिटिक्स चल ही रहा है। तो ये क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स जारी कौन करता है? तो 3 इंस्टीट्यूशंस मिलकर इसे जारी करते हैं, जर्मन वॉच, द न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट एंड द क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क, एनुअली। तो तीनों मिलकर एनुअली इसे जारी करते हैं, जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट एंड क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क। इट वॉज फर्स्ट टाइम पब्लिश्ड इन 2005। CCPI uses standardized framework to compare the climate performance of 63 कंट्रीज। यहाँ 63 कंट्रीज के बीच में ये रैंकिंग होता है जो पूरे वर्ल्ड का 90% ग्रीन हाउस गैस एमिशंस करते हैं। उन्हीं 63 कंट्रीज का यहाँ पर रैंकिंग होता है और उसमें इंडिया 7th पोजीशन पर आ रहा है। इसके अलावा हम अगर देखें तो जो डेनमार्क है वो फिर से टॉप पोजीशन पर उसने रिटेन किया है खुद को, उसका स्कोर 75.59 है। एस्टोनिया एंड फिलीपींस ऑक्युपाइड द सेकेंड एंड थर्ड रैंक्स रिस्पेक्टिवली, और सऊदी अरेबिया वाज एट द बॉटम। ऑब्वियस सी बात है कि ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशन है। इंडिया रिसीव्स अ हाई रैंकिंग इन द GHG एमिशंस। ये बात मैंने आपको बता दिया कि एनर्जी यूज और ग्रीन हाउस गैस एमिशन में इंडिया ने हाई रैंक अचीव किया था, लेकिन क्लाइमेट पॉलिसी और रिन्यूएबल एनर्जी में इंडिया थोड़ा पिछड़ गया, तो रैंक हमारा 7th आ गया। इंडिया इज ट्राइंग टू मीट इट्स नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन विथ क्लियर लॉन्ग टर्म पॉलिसीज इन प्लेस दैट फोकस ऑन प्रमोटिंग रिन्यूएबल एनर्जी। तो इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी को फोकस करता हुआ अपना जो भी जितना मैक्सिमम हो सकता है इंडिया करने के लिए तैयार है, कर भी रहा है। जैसे कि हाई टैक्सेस ऑन पेट्रोल एंड डीजल, अब ये सरकार ने अपने फ़ायदे के लिए लगाया है या फिर क्लाइमेट कंट्रोल के लिए लगाया है, आई डोंट नो, लेकिन इससे क्लाइमेट को ठीक ठाक फायदा होता हुआ दिख रहा है। ऐसा जर्मन वॉच के रैंकिंग को अगर देखें तो समझ में आता है, CCPI के रैंकिंग को देखें तो ये बात समझ में थोड़ा थोड़ा आ रहा है। UI इनिशिएटिव, एक्चुअली यहाँ पर युवा AI इनिशिएटिव है, और यहाँ पर अगर आप इस एक्रोनिम का फुल फॉर्म देखना चाहेंगे, दिस इज यूथ फॉर उन्नति एंड विकास विद AI, UI, ओके, यूथ फॉर उन्नति एंड विकास विद AI। AI मीन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और ये लाया किसने है? तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यानी कि मेती ने इसे लाया है। ओके, तो इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। और यहाँ ये कहा गया है कि ये जो UI प्रोग्राम है इसे ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस GPAI समिट में फीचर किया जाएगा। आप सबको पता होना चाहिए कि GPAI समिट इंडिया में हो रहा है इस साल। तो ये कुछ दिन पहले, 2 या 3 दिन पहले मैंने इसे पढ़ाया भी था। तो GPAI समिट इंडिया में होने जा रहा है। तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने
ये डिक्लेयर किया है कि युवा एआई प्रोग्राम को जो जीपीएआई है उसमें फीचर किया जाएगा। युवा आई इनिशिएटिव है क्या? तो इट इज़ ए कोलैबोरेटिव इनिशिएटिव ऑफ नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन NEGD, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड इंटेल इंडिया। दिस program designed to equip with the youth with essential artificial intelligence skill. Students from class 8 to 12 across the nation with AI skills and empower them to become human centric designers and users of AI. तो इसका एम यही है कि 8 से लेकर 12 तक के स्टूडेंट्स में से AI के यूज को ज़्यादा से ज़्यादा प्रेफरेंस देना, उनको ज़्यादा से ज़्यादा इनकरेज करना, ठीक है, वो ह्यूमन सेंट्रिक डिजाइनर्स बन पाएँ और एक अच्छे यूजर बन पाएँ AI का, अपने प्रोफेशनल और टेक्निकल ग्रोथ में वो AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज कर पाएँ, वो इस इनिशिएटिव का अपना एक गोल है। एक्चुअली देखा जाए तो ये UI के अंदर होगा क्या, तो इसमें 3 फेजेज में सब कुछ होगा। 3 फेज में से बात करें अगर पहला फेज का, तो पहले फेज में 8500 स्टूडेंट्स यानी 8500 स्टूडेंट्स को रजिस्टर किया जाएगा एक कंपटीशन के लिए, और फिर उस कंपटीशन के बाद, उस AI के कंपटीशन के बाद उसमें से टॉप 200 AI बेस्ड आइडियाज़ को लिया जाएगा, उनसे आइडिया लिया जाएगा AI से रिलेटेड, और उसमें से 200 AI बेस्ड आइडियाज़ को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा एंड देन 50 स्टूडेंट्स वुड बी शॉर्टलिस्टेड, ठीक है, फेज़ 3 में। और लास्ट जब इसका फाइनल होने जाएगा, फिनाले कह लीजिए उसे, तो टॉप 10 स्टूडेंट्स को जूरी पैनल के द्वारा शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। तो इस तरह का पूरा एक अरेंजमेंट बना हुआ है इस UI प्रोग्राम में, जिसे कि GPAI में फीचर किया जा रहा है इंडिया के द्वारा। सुविधा सैनिटरी नैपकिन्स अंडर PMBJP। देखो, मिनिस्टर ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स से संसद में ये सवाल हुआ था कि ये जो योजना लाया गया था इसका क्या स्टेटस है अभी प्रेजेंट में। तो इसी के स्टेटस को बताने के लिए ये PIB नोटिस भी जारी किया गया था, और संसद में तो मंत्री जी ने जवाब दिया ही होगा। तो हमें थोड़ा जान लेना है कि सुविधा सैनिटरी नैपकिन्स होता क्या है। तो देखो, जन औषधि केंद्र में सिर्फ ₹1 में सैनिटरी नैपकिन्स या सैनिटरी पैड्स मिलते हैं, जो कि ऑक्सी बायोडिग्रेडेबल होते हैं और बहुत ही हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड मेंटेन करते हैं, ऐसा गवर्नमेंट का कहना है। और करीब 30 नवंबर 2023 तक, ये 2019 में शुरू हुआ था, एग्जैक्ट मंथ डेट मुझे याद नहीं, तो 2019 से लेकर के 2023 तक में करीब 47.87 करोड़ सैनिटरी पैड्स बिक चुके हैं। ये गवर्नमेंट का डाटा है, जो डाटा उन्होंने विद PIB नोटिस पब्लिश किया और संसद में भी उन्होंने बताया, तो वो उन्होंने ऐसा बताया। तो ये सारी बातें हैं। PMBJP क्या है, तो इट इज़ ए कैंपेन लॉन्च्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स टू प्रोवाइड क्वालिटी मेडिसिन एट अफोर्डेबल प्राइस टू द मासेस, जिसमें कि जेनेरिक मेडिसिन ज़्यादा से ज़्यादा दी जाएंगी। अगर कोई डॉक्टर आपको कोई कंपोजिशन लिख देता है तो फिर आप जाइए और PMBJP का जो फार्मास्यूटिकल का अपना एक शॉप है, अगर आप जानते हैं, वहाँ जाइए, आपको उस कॉम्पोजिशन से मिलता जुलता जेनरिक मेडिसिन 500 के जगह सिर्फ ₹50 में आपको मिल जाएंगे। तो इस तरह की चीज़ें यहाँ पर खूब होती हैं। इटली एग्जिट्स चाइनाज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। चाइना का एक बहुत ही बेहतरीन सपना है उसके लिए, हमारे लिए नहीं, उसके लिए, कि वो इस तरह का एक रोड बनाएगा जो जर्मनी से नीदरलैंड तक बहुत ही अच्छे से जा रहा हो, और इस तरफ टर्की इस्तांबुल तरफ जा रहा हो, इवन इसको पार करके वो इटली होते हुए भी इस तरफ से भी यहाँ नीदरलैंड तक पहुँच जाए, या फिर अफ्रीका के रास्ते चले जाए, पूरे अफ्रीका में अपना रोड बना ले, और मैरी टाइम जो पोर्ट्स हैं उसको भी कुछ इस तरह से डेवलप करे कि जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की वो बात करता था, अब तो नहीं करता है, तो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स बनाना चाहता है, और इस तरफ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव बनाना चाहता है। तो उसका अपना ये सपना है, लेकिन ये सपना तभी पूरा होगा जब जो यहाँ पर जो भी इसके पाथ में जो भी कंट्री आएगा, वो कंट्री जब तक चाइना की बात नहीं मानेगा तब तक वो उसका सपना तो साकार होने से रहा। तो इटली भी इसी कड़ी में चाइना से जुड़ा था, और चाइना ने उसे भर भर के FDI का वादा भी किया था और बहुत सारी बातें थी, लेकिन इटली ने चाइना का दामन छोड़ दिया है। तो हम देखेंगे कि चाइना ने ऐसा क्यों किया। ना भाई, ऐसा कोई बात नहीं है, इंडिया से कोई लेना देना नहीं है। इटली अपने इंटरेस्ट के लिए कोई भी डिसीजन लेगा ना, इंडिया से क्या लेना देना है। रीजन क्या हो सकता है इटली के विथड्रॉवल का, उसी पर तो बात कर रहे हैं। इकोनॉमिक इम्बैलेंस, जियोपॉलिटिकल रीअलाइनमेंट, अलाइनमेंट विथ वेस्टर्न एलाइज, निगेटिव प्रेस एंड डेट कंसर्न्स, ये सारे कारण रहे हैं।
क्योंकि इकोनॉमिक इम्बैलेंस हो गया है। 10 वर्षों में, पिछले 10 वर्षों में 3 बार वो रिसेशन देख चुका है इटली, ठीक है। फिर चाइना ने जितना वादा किया था वैसा कुछ हो नहीं रहा है। क्या आएगा वो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पूरा होने के बाद, ये तो पता नहीं, लेकिन जब से इटली उसमें शामिल हुआ है, चाइना ने उल्टे अपने एफडीआई कम ही कर दिए हैं। 2019 में 650 मिलियन यूएस डॉलर का एफडीआई था इटली में, अभी मात्र 33 मिलियन यूएस डॉलर का है। तो जियो पॉलिटिकल रीअलाइनमेंट की बात करें अगर, तो वहाँ भी सारे यूरोपियन नेशंस जो हैं वो अपने चाइना के साथ के रिलेशनशिप को रीअसेस कर रहे हैं, बिकॉज रसिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट ने वर्ल्ड को 2 धड़े में बांट दिया था और वहाँ पर किसी भी एक तरफ रहना बड़ा मुश्किल था। इन अप्रैल द EU चाइना कॉम्प्रिहेंसिव एग्रीमेंट ऑन इन्वेस्टमेंट कोलैप्स्ड। Last year, Estonia and Latvia quit the 17+1 Chinese diplomatic push in Central and Eastern European countries. Lithuania had walked out in 2021. तो हम देख पा रहे हैं कि लगभग कंट्रीज जो यूरोप के थे, जो चाइना से हाथ जिन्होंने मिलाया था, धीरे धीरे करके वो निकल रहे हैं, क्योंकि जियो पॉलिटिकल रीअलाइनमेंट हो रहा है। तो जब यहाँ पर रशिया यूक्रेन के बीच में कन्फ्लिक्ट होता है, तो कुछ कंट्रीज के लिए बहुत मुश्किल होता है कि चाइना के साथ भी मिले रहें और यूक्रेन को भी दिलासा दें, तो ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। अलाइनमेंट विद वेस्टर्न एलाइज, और तीसरा है निगेटिव प्रेस एंड डेट कंसर्न्स। जितने भी कंट्रीज बीआरआई के पार्ट बने हैं उनकी हालत अभी कुछ अच्छी नहीं है। बीआरआई हैज फेस्ड क्रिटिसिज्म ग्लोबली फॉर पोटेंशियल डेट ट्रैप्स। चाइना जो है ना, वो लोटिया पठान की तरह है। लोटिया पठान जो है एक बॉलीवुड का कैरेक्टर है, कहता है लोटिया पठान की लोटिया देने में हिसाब नहीं रखता, देने में हिसाब नहीं रखता और लेने में लिहाज नहीं करता। तो चाइना बिल्कुल इसी लाइन पर चलता है, ठीक है। चाइना जब डेट देता है ना तो भर भर के डेट देता है, लेकिन जब लेने की बारी आती है तो उसमें इतना हिडन कंडीशंस होता है कि चुकाने वाला बहुत बुरी तरीके से फंसता है। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करता हूँ पाकिस्तान की अगर, तो पाकिस्तान की बात करो, वहाँ पर सीपेक बना है। सीपेक से पाकिस्तान का क्या फ़ायदा? कोई बेनिफिट नहीं है पाकिस्तान के सिटीजन्स को। वो यूज होता है चाइना के द्वारा, लेकिन चाइना वो बनाने में पाकिस्तान को हेवी लोन दिया था। आज पाकिस्तान नहीं चुका पाता है तो फिर उसका ग्वाडर पोर्ट पर यूज करने लगता है चाइना। उसके जो सीपेक है उसको बिना टैक्स का यूज करने लगता है चाइना, बिना कोई उसका फी दिए हुए। तो अपने आप में ये बहुत ही बड़ी बात है जो इटली ने समझ लिया कि श्रीलंका और पाकिस्तान का जो हालत हुआ है शायद मेरा ना हो जाए, इसलिए डेट ट्रैप में फंसना अच्छी बात नहीं। तो चलो बीआरआई से बाहर निकलो, और इटली बाहर निकल गया। विद दिस नोट आई एम कंक्लूडिंग द सेशन, बट बिफोर कंक्लूडिंग मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर सेशन आपने थोड़ा सा भी अच्छा लगा है, अपने सेशन एंजॉय किया है, तो प्लीज़ टैप ऑन द लाइक बटन, क्योंकि यूट्यूब का अपना एल्गोरिदम है। सो आप सबको पता ही है, तो लाइक तो दबा ही देना है आपको। कमेंट एंड शेयर प्लीज़ कीजिए, बिकॉज योर एनी काइंड ऑफ पार्टिसिपेशन गिव्स मी अ लॉट ऑफ एनर्जी। यू आर लाइक माई बूस्टर्स। सो प्लीज़ कमेंट शेयर सब्सक्राइब ये जारी रखिए, सेशन भी जारी रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए कीप स्टडिंग कीप ग्रोइंग।